पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि मोने ने जानबूझकर जिया को अपनी ड्रेस लाने भेज दिया था ताकि उसका ऑडिशन मिस हो जाए, पर फिर भी स्टेज में जिया को आया देख मोने के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। एक जज जिया से पूछता है कि तुम तो मोने के लिए काम करती हो ना, तो वो हाँ कहती है। फिर वो मोने से कहता है कि ये तो तुम्हारी फ्रेंड है, तो तुम तो इसे फुल मार्क्स दे दोगी। इस पे मोने कहती है कि किसी को कोई शक न हो इसलिए वो जिया को जज ही नहीं करेगी। जिया फिर अपना लिखा एक सॉन्ग परफॉर्म करती है और बहुत ही अच्छा गाती है। सारे जजेस उससे बहुत इम्प्रेस हो रहे थे, पर मोने की तो जलन और गुस्से से हालत खराब हो रही थी। गाती हुई जिया मन में सोचती है, मोने अब तुम मुझसे कभी कुछ नहीं ले पाओगी। सीन शिफ्ट होता है और हम दो युग को देखते हैं जो लाही के कहने पे हानसंग के बारे में पता करने एक हेयर सैलून पहुंचा था, क्योंकि उसे पता चला था कि उस सैलून के डायरेक्टर का हानसंग से अफेयर था। वो वहाँ की एक एम्प्लॉई से ये कंफर्म करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने तो ये भी रूमर सुना है कि उन दोनों का एक बच्चा भी है। वो एम्प्लॉई कहती है कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वहाँ डायरेक्टर का बेटा आता है और काम करने वाली क्लीनिंग लेडी से बहुत रूडली बात करता है। ये देखकर दोयू को याद आता है कि उसकी मॉम से भी ऐसे ही बिहेव किया जाता था। वो जाकर उस लड़के को मारता है और उसके सर से बाल नोचकर बाहर निकल जाता है। फिर वो लाही से जाकर मिलता है और वो बाल देकर कहता है कि डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हानसंग का ही बेटा है। लाही खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि हानसंग के अफेयर के न्यूज से उसे सीईओ के पोजीशन से हटा दिया जाएगा। लाही फिर जाने लगती है तो दोयू कहता है कि उसके पास मैथ्यू की भी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाही उस जगह पे पहुंचती है जहां मैथ्यू सर्फिंग के लिए आया हुआ था। लाही उससे थोड़ा फ्लर्टी वे में बात करती है और कहती है कि बिजनेस से रिलेटेड वो कोई भी बात नहीं करेगी। लाही को लग रहा था कि मैथ्यू भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड है और दोनों जब साथ में सर्फिंग कर रहे थे तो वो डूबने का नाटक करती है। मैथ्यू जब तैरता हुआ उसे बचाने आता है तो वो उसको किस कर लेती है। बाहर निकलकर मैथ्यू लाही को उसके साथ उसके वेकेशन होम चलने को इनवाइट करता है तो लाही मान जाती है। मैथ्यू उसकी तरफ किस करने बढ़ता है पर लाही के फोन का नोटिफिकेशन बजने से रुक जाता है। लाही फोन चेक करती है तो उसमें चा का मैसेज था। उसने लिखा था कि दामी वापस आ चुकी है और उसे तुरंत वहाँ बुलाया था। लाही के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत चा के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ बाकी लोग भी आए हुए थे। लाही पूछती है कि क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तो चा कहती है कि तुमने ही तो हमें मैसेज करके यहाँ आने को बोला था। लाही कहती है कि मैंने तो किसी को कोई मैसेज नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे मैसेज किया कि दामी वापस आ गई है, इसलिए मैं आई। इस पे मोने तुरंत लाही से पूछती है कि आप दामी को कैसे जानते थे? लाही कुछ आंसर ही नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। अब सब घबराने लगते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ बुलाया किसने है। तभी अचानक से वहाँ का सीलिंग ओपन होता है और एक कैस्केट नीचे गिरता है। नामचुल डरता हुआ जाकर कैस्केट खोलता है तो अंदर योंगजू की बॉडी थी जो डिकम्पोज भी होने लग गई थी। ये देखकर सब लोग डर के चिल्लाने लग जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वहाँ के स्क्रीन में दामी का एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें वो कहती है कि इनमें से ही किसी ने मेरा मर्डर किया है। फिर दोयुक और नामचुल को छोड़कर बाकी लोगों को वीडियो में दिखाया जाता है। वो सारे लोग जो उस दिन सॉल कल्चरल इवेंट में गए थे। दोयुक कहता है, मैं तो मर्डर नहीं हूँ, मैं तो पूरा दिन जेल में बंद था, इसलिए तो मैं वीडियो में भी नहीं हूँ। फिर नामचुल कहता है कि मेरा भी तुम लोग चेक कर सकते हो, मैं उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में था। सब लोग आर्ग्यू करने लगते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लगते हैं। दोयुक जिन्मो से कहता है कि तुम कुछ बताना नहीं चाहते, तो जिन्मो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम क्या मुझ पे शक कर रहे हो। फ्लैशबैक सीन में फिर हम देखते हैं कि दामी को पत्थर से मारने के बाद मोने ने जिन्मो को बुलाया था। जिन्मो ने उस समय उससे कहा था कि तुम यहाँ से भागो और खुद दामी को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया था। जिन्मो खुद कुछ नहीं बताता तो दोयुक ही सबको बता देता है कि स्कारलेट लेटर शुरू करवाने वाला जिन्मो था। अब जिन्मो के पास कुछ कहने को नहीं रहता तो वो बता देता है कि मोने उसके पास हेल्प के लिए आई थी, तो उसकी हेल्प करने के लिए उसने स्कारलेट लेटर शुरू करवाया। ये सब देखकर चा कहती है कि हम सब किसी न किसी तरह से दामी से इन्वॉल्व हैं, तो हमें कन्फेस कर देना चाहिए। फिर वो सबको बता देती है कि वो मोने ही थी जो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि वो दामी के नाम पे उसके पास अबॉर्शन करवाने आई थी। इस पे दोयुक कहता है कि फिर तो वो मोने ही होगी जो मुझे होटल में जिन्मो के साथ मिली थी। अब तो सब लोग मोने पे ही मर्डर होने का ब्लेम लगाने लग जाते हैं। नामचुल चिल्लाकर सबको चुप रहने को बोलता है।
लाही का ध्यान अब नामचुल पे जाता है। वो कहती है कि जब दामी ने बेबी डिलीवरी नहीं किया तो उसके एडॉप्टिव फादर के पास उसे मारने का कोई रीजन ही नहीं था। मतलब तुमने एक इनोसेंट आदमी को फंसाकर उसे डेथ सेंटेंस दिलवाया है। ये जानकर अब सबका फोकस नामचुल पे आ जाता है। दोयुक और जिन्मो उसका गला पकड़कर पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो नामचुल कहता है कि वो तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। सब लोग पूछते हैं कि किसका ऑर्डर। तो नामचुल कहता है कि मैं नाम नहीं बता सकता, भले ही मुझे मार डालो। ये सब हाथापाई से दरवाजा भी टूट जाता है। लाही सबसे कहती है कि उन्हें पहले तो योंगजू की बॉडी ठिकाने लगानी होगी, वरना ऑटोप्सी से अगर उसके मरने का रीजन सामने आ गया तो उनपे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। उस समय हम मैथ्यू, कीताक और मिस्टर हुएंग को देखते हैं जो उन सभी की सारी एक्टिविटीज पे नजर रखे हुए थे। इधर सब लोग योंगजू की बॉडी जलाने ले जाते हैं। बॉडी जलने की स्मेल से लाही और चा को छोड़कर बाकी सब लोग बाहर निकल जाते हैं। चा लाही से कहती है कि उसे शक है कि चेयरमैन बांग जिंदा है और ये सब वही कर रहे हैं। लाही हैरान होती है तो चा बताती है कि उसके होटल रूम में जो मैसेज छोड़ा गया था उसमें लिखा था कि वो चेयरमैन बांग की मर्डरर है। चेयरमैन को जब उन दोनों ने धक्का दिया था उस समय वहाँ और कोई नहीं था, तो अगर उनके अलावा किसी को ये पता है तो मतलब चेयरमैन बांग की डेथ नहीं हुई है। लाही अभी ये मान नहीं पा रही थी, पर चा तो काफी श्योर लग रही थी। वो कहती है कि तभी 5 साल पहले चेयरमैन के सारे पैसे गायब हो गए थे। उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। लाही कहती है कि एक बार को अगर ये मान भी लेती है कि चेयरमैन जिंदा है तो इतना कुछ वो अकेले तो नहीं कर सकते, तो उनकी हेल्प कौन कर रहा होगा। फिर उसे ली हुई का ध्यान आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाही मोने के साथ वापस आती है तो उससे पूछती है कि तुम जिन्मो के साथ होटल में क्या कर रही थी, कहीं तुम्हारा उसके साथ भी तो रिलेशनशिप नहीं था। तो मोने मना करती है। लाही कहती है कि आखिर तुम्हारे कितने सीक्रेट्स हैं। इस पे मोने कहती है कि सीक्रेट तो आपका भी है, आखिर दामी से आपका कनेक्शन क्या है। लाही चिल्लाकर मोने को चुप करा देती है और कहती है कि मैं इन चक्करों में तुम्हारी वजह से ही फंसी हूँ। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि दामी के मर्डर वाली रात उसकी बॉडी को लाही के सामने कोई लेकर जा रहा था, जैसे उसके कहने पर लेकर जा रहा हो। लाही भी वही इंसिडेंट याद करके मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो उसे मार डालेगा। दूसरी तरफ हम दोयुक को देखते हैं। वो जिन्मो के पास जाकर उसे बताता है कि वो सारे 27 लोग जो उस आइलैंड में मरे हैं वो स्कारलेट लेटर के मेंबर्स थे, और वो भी ऐसे मेंबर्स जो हमेशा एक्टिव रहते थे। दोयुक कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बांग दामी के लिए रिवेंज ले रहा है। इधर लाही आधी रात को मोने को कहीं जाता देखती है तो उसे फॉलो करती है। उस समय हम किताक को भी देखते हैं जो एक ड्रोन के थ्रू उन पे नजर रख रहा था। मोने एक सुनसान सी जगह पहुंचकर अपनी कार से निकलकर एक दूसरी कार में जाती है और अंदर बैठे आदमी से कहती है कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं। वो आदमी मोने को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलता है। लाही उन्हें फॉलो करना चाहती थी पर टायर पंक्चर हो जाने की वजह से नहीं कर पाती। किताक भी वहाँ तक पहुँचा हुआ था और उस आदमी का उसने चेहरा देख लिया था। वापस आकर वो मैथ्यू और वैंग को बताता है कि मोने प्रोसिक्यूटर जीमान से मिलने गई है। जीमान वही प्रोसिक्यूटर था जो दामी के केस में भी इन्वॉल्व था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। लाही ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। आर्टिकल में उसकी मैथ्यू के साथ फोटो छपी थी और लिखा था कि तिकिटाका का सीईओ मैथ्यू एलिस मीडिया की सीईओ लाही का बॉयफ्रेंड है। आर्टिकल पढ़कर लाही तो काफी खुश नजर आ रही थी। उसी समय उसे मैथ्यू का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। लाही खुशी खुशी मिलने जाती है। मैथ्यू इधर उधर बात न घुमाकर सीधे काम की बात करता है। कहता है कि तिकिटाका का सीईओ पोजीशन अभी खाली है क्योंकि हान संग को मोरल ग्राउंड्स में हटाना पड़ा है। लाही ऐसा शो करती है जैसे ये उसके लिए न्यूज हो, पर उसके अफेयर वाली बात तो उसने ही फैलाई थी। लाही खुश हो रही थी ये सोचकर कि मैथ्यू उसे सीईओ पोजीशन ऑफर करेगा, पर वो कहता है कि अपने मन में डाउट मत रखना, किसी भी हाल में सीईओ पोजीशन तुम्हें नहीं मिलेगा। लाही तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। एक्चुअली वो आर्टिकल लाही ने ही पब्लिश कराया था। वो रिपोर्टर्स को लेकर मैथ्यू से मिलने गई थी और मैथ्यू को ये बात पता चल चुका था। वो लाही के इंसल्ट करता है और कहता है कि हम दोबारा अब कभी नहीं मिलने वाले हैं। लाही एकदम गुस्से में बाहर निकलती है। तभी कोई उसके फोन पे जिया का वीडियो भेजता है। जिया ने वो ऑडिशन जीत लिया था।
लाही जिया और मोने दोनों को अपने ऑफिस बुलाती है। अब उसे सब कुछ पता चल चुका था। वो मोने से पूछती है कि क्या ये सच है, तुम्हारे खुद के लिखे हुए सारे गाने क्या जिया के थे? मोने कहती है वो गाने मेरे हैं, मैंने पैसे देकर खरीदा है। ये सुनकर लाही उसे जोर का थप्पड़ लगाती है। फिर जिया को बाहर भेजकर वो मोने से कहती है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम अपने गाने नहीं लिख सकती या फिर तुमने गाने खरीदे, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तुमने मुझे पहले ही बताया होता तो मैं जिया को कंट्रोल कर पाती। मोने माफी मांगने लगती है पर लाही पे कोई असर नहीं होता। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर कहती है कि वो रिपोर्टर्स को बता दे कि आज से उसकी कंपनी का मोने से कोई रिलेशन नहीं है। मोने गुस्से में जिया के पास जाकर उस पे चिल्लाने लगती है और दोनों का बुरी तरह से झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिन्मो को देखते हैं जो मिस ना के घर जाता है जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। मिस ना वही थी जो पहले किताब के लिए काम करती थी जिसे जिन्मो ने दोयू के अगेंस्ट भी यूज किया था। ना किताब के रिलीज मेंशन करती है तो जिन्मो गुस्से में उस पे चिल्लाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जेलस फील कर रहा हो। ना भी ये नोटिस करती है और पूछती है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है क्या? फिर कहती है कि तुम्हारे बारे में मैं वैसा कभी नहीं सोच सकती। दूसरी तरफ हम जेजू आइलैंड के पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां डिटेक्टिव कांग, जिसने आइलैंड में हुए डेथ्स को इन्वेस्टिगेट किया था, नामचुल से मिलकर रिपोर्ट देता है कि आइलैंड के 7 सर्वाइवर्स के ब्लड रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी मिली है। वो इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट करने की बात कहता है। एक्चुअली कांग को अब ये भी पता चल चुका था कि नामचुल भी उन लकी विनर्स में से एक था। नामचुल ने झूठा स्टेटमेंट दिया था कि वो बस कुछ देर के लिए वहाँ गया था। कांग कहता है कि वो अपनी सुपीरियर से बात करके उसे इस इन्वेस्टिगेशन से हटवा देगा। कांग के जाने के बाद नामचुल जीमान को एक SOS मैसेज भेजता है, जिसके बाद हम जीमान को जेजू आइलैंड की फ्लाइट लेते देखते हैं। इधर कांग को उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है कि वो बहुत दर्द में है और तुरंत उसे आने को बोलती है। कांग उसी समय अपने घर जाने के लिए निकलता है पर रास्ते में स्पीड में आता एक ट्रक उसकी कार को धक्का मारता है जिससे कांग की वहीं पे डेथ हो जाती है। ट्रक ड्राइवर उतरकर ये कंफर्म भी करता है। फिर वो पास खड़ी एक कार में जाकर ये बताता है उस कार में मास्क लगाए हुए एक आदमी था जिसके नेकलेस में के लिखा था। उस नेकलेस में एक डिवाइस भी लगा था जिससे इस आदमी ने कांग की वाइफ की आवाज में उसे कॉल किया था। तभी कांग की कार में एक ब्लास्ट होता है और ये आदमी जोर जोर से हंसने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।